42 43 आगे पीछे नहीं जाएगा। चलो मैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let me just set my screen first. डिस्कशंस रखेंगे थोड़ी हम ऐसी कि हमारे लिए चीज़ें भी आसान होती रहे और पेपर भी हमारा हो जाए। जहां जहां हमें लगेगा कि हमें सॉल्यूशंस करने चाहिए वहां हम सॉल्यूशंस करते हुए भी चले। अच्छा भाई, क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट एस्टिमेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सम डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, व्हिच मैक्सिमम स्पीड इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। सही, रीजनेबल एस्टिमेट ना हो, कहीं नहीं हो सकती। एक कंटेनर शिप है 10 मीटर पर सेकंड। ओलंपिक स्प्रिंटर है 1 किलोमीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर सेकंड इज अराउंड 100 meters per second। सही है। नो स्प्रिंटर कैन रन 100 meters per second। 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। सही है। तो रीजनेबल एस्टिमेट साफ हो गया, ये नहीं हो सकता। हमने आपको वैसे भी बताया था जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनकी अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड होती है वो 9.8 से 10 meters per second होती है। मैंने कहा था ना, यूसेन बोल्ट जो फास्टेस्ट पर्सन है उसकी टॉप स्पीड इतनी है। तो अब उसी के आसपास बाकी ओलंपिक स्प्रिंटर्स भागते होंगे। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे तो कोई स्प्रिंटर नहीं भाग सकता ना। मतलब 100 मीटर पर सेकंड इज अ बिग नंबर। मतलब अराउंड 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भाग रही हो। बुगाड़ी शेरॉन वगैरह ऐसी कोई गाड़ी होगी वो तो उससे निकल रही होगी। तो इसी तरीके से आपने इसकी जजमेंट करनी होती है। इसमें एक बार मैं बता दूं, एस्टिमेशंस के अंदर ये कह दो कि परफेक्टली किसी चीज के बारे में पता चल जाएगा, यह बहुत मुश्किल होता है। आपको जजमेंट ही रखनी पड़ती है। अमूमन इसकी का शीट होगी, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा इंशाल्लाह, तो वो अपने जहन में जरूर रखिएगा। विच क्वांटिटी इज ऐसा बेस क्वांटिटी। ऐसा बेस क्वांटिटी तो आपका टाइम है। एक मिनट, क्योंकि ऐसा बेस यूनिट है सेकंड, ऐसा बेस क्वांटिटी टाइम। हमसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें ऐसा बेस क्वांटिटी और यूनिट में फर्क करना नहीं आता। क्वांटिटी तो जैसे लेंथ मास टाइम ये क्वांटिटीज है। यूनिट्स सेकेंड्स मीटर्स केल्विन्स ये यूनिट्स है। तो सेकंड जो है ना एज एसआई बेस यूनिट, नॉट एसआई बेस क्वांटिटी। से डिफरेंस रखिएगा इस चीज का। तो कहता है स्टूडेंट टेक्स मेजरमेंट्स टू डिटरमिन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ मॉडल कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। द मेजर्ड वैल्यूज एंड देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर शोन। इक्वेशन दे दी है उसने आपको और एक्सेलरेशन की एब्सोल्यूट मांग रहा है। अब यहाँ तो आप सब, मैं समझता हूँ कि चीते ही होंगे अनसर्टेनिटीज के अंदर। सबसे पहला कदम आपने लेना है कि आपने एक्सेलरेशन को बना लेना है सब्जेक्ट। दूसरा कदम आपने उठाना है कि आपको अनसर्टेनिटी के लिहाज से इक्वेशन बनानी है। डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स डेल्टा एस अपॉन एस प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। और तीसरे में आपने वैल्यूज रखना शुरू कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिएगा साइड में। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एक्सेलरेशन की वैल्यूज, ये निकाल लेता हूँ। 2 × 16.5 ओवर 15 का स्क्वायर। ये जा रहा है भाई हमारा 2 × 16.5 ओवर 15 का स्क्वायर। ये आ गया है भाई 0.1466। अब डेटा क्योंकि हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, आपको नजर आ रहा होगा 16.5 15.0। सही, तो उसके लिहाज से अब आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहने के 3SF तक मैक्सिमम जानी चाहिए। ऑप्शंस में अलबत्ता इसने 2SF दिया हुआ है, तो राउंड ऑफ होकर हर चीज 0.15 हमारे पास बन सकती है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी भाई हमारे पास 0.15। अब डेल्टा एस ओवर एस और डेल्टा टी ओवर बी। चाहो तो अभी आप अपने डेटा को ऐसे ही रहने दो, 1466 छोड़ दो, आंसर के वक्त उसको राउंड ऑफ मार देना। डेल्टा एस ओवर एस इज 0.1 ओवर 16.5। डेल्टा टी इज 1.0 over 15. So let me solve this. 0.1 over 16.5, 2 into 1 over 15 times 0.1466। ये आ रहा है हमारा 0.02। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्लियरली डी हो गया। नहीं कमल बेटा, इट्स नॉट ट्रू। ऑनेस्टली स्पीकिंग योर क्वेश्चन पेपर इज नॉट इवन चेक्ड।
आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो सोल्यूशन करते हैं एग्जामिनर से कोई गर्ज नहीं होता। जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट होती है ना, जिसमें आपको शेड करना होता है, वो है जगह असली जहाँ पे आपको फोकस रखना है। अगर उधर आपने कुछ गड़बड़ की तो समझ ले गड़बड़ पूरी हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं एयरप्लेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्पीड का वर्ड देखते हैं हम सब, एक बात समझ जाएंगे भाई, फोर्सेस बैलेंस्ड है। फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड सब इक्वल हुए नहीं है। सिर्फ एक वेट है जिसके कंपोनेंट निकलने हैं हमारे पास। तो इफ आई मेक द कंपोनेंट्स ओवर हियर, ये थीटा तो ये डब्ल्यू कॉस थीटा और ये डब्ल्यू साइन थीटा। विच टू इक्वेशंस मस्ट बी करेक्ट? तो भाई अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल होना चाहिए, यानी एल शुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा। और आपका जो टी है इट शुड बी इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। मेरे बच्चे जो आपके प्लेन का एंगल होता है ना, वही आपके वेट का एंगल होता है उसके नॉर्मल कंपोनेंट के साथ। ये दोनों एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। तो उसके लिहाज से हमारा आंसर ये हो गया। ये बिल्कुल M1 के अंदर भी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर देखो ये सवाल अगर किसी को याद हो तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने बहुत दफा किया है। 9 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड मांग रहा है वो। अब आपको नजर आ रहा है कि एमसीक्यूज में रिपीटेशन आ जाती है। तो हम सब एक बात जानते हैं कि भाई 9 सेकेंड्स के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 4 रहेगी। जानना यह है कि उसकी वर्टिकल कितनी हो जाएगी। उसके लिए अगर डेटा देखा जाए तो वर्टिकल में इनिशियल पता है आपको, और क्योंकि इनिशियल अपवर्ड है तो आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन को हम -1.62 लेंगे। टाइम 9 सेकेंड्स का पूछा जा रहा है और हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल यू प्लस ए टी सबसे ज्यादा सुटेबल इक्वेशन होती है। u को आपने 8 रखा है, एक्सेलरेशन को -1.62, 9 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन। मैं अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा 8 प्लस -1.62 इंटू 9 -6.58 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे ये भी पता चल गया कि मेरी वेलोसिटी वाई एक्सिस में इतनी हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। 6.58 का स्क्वायर 11 भाई, हमारे पास 7.7। आंसर हमारा बी हो गया। मासूमा मैंने एक बात सिखाई थी, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो, इसके खिलाफ जाते हो, तो ग्रेविटी आप माइनस में ले लेते हो। और जब आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हो तो ग्रेविटी आप पॉजिटिव लेते हो। और ये सारी चीजें आपको इनिशियल कंडीशंस देखते हुए लगानी होती। तो कहना आपको भी मेरा ख्याल से इस सवाल का भी जवाब मिल ही गया होगा, क्योंकि मासूमा ने भी यही बात पूछी थी कि हमने ए को नेगेटिव क्यों लिया। तो मैंने ये बात कही थी कि व्हेन यू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड राइट। So when you are moving against gravity based on your initial conditions, so you take the gravity as negative, the gravity minus ली। पाइथागोरस थ्योरम हमने इसलिए लगाया बच्चे क्योंकि what we needed was the speed. Speed is the resultant, सही है, not the horizontal, not the vertical, but the resultant। सही, क्योंकि मैंने कहा था ना काइनेमैटिक्स के अंदर जो रिजल्टेंट है उसको आप स्पीड का नाम दें। तो यहां से अगर आपको स्पीड डिटरमिन करनी ही है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। बिल्कुल बेटा, केवल इनिशियल मोशन को देख के साइन डिसाइड करते हैं।
टेंशन में थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है मेरे बच्चे, उससे इतना परेशान नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते, two blocks of mass 0.2 kg and 0.5 kg are connected by a light and extendable string that passes over a frictionless pulley. Blocks are initially held stationary. The block of 0.2 kilogram mass rests on a rough surface. 0.5 kg का mass suspended है. Blocks are released and have an acceleration of 2 meters per second square. What is the magnitude of friction? You guys might remember how I taught you to solve questions like these, na? We applied forward minus backward force equals ma. Forward force is going to be the weight of this block, जो कि आप mg से निकाल लोगे. Backward force is going to be the frictional force on this block. तो मैंने यहाँ पे क्या करना है भाई, F net equals ma लगाना है. So ये weight of the block minus friction equals the total mass times acceleration. ये हमने सॉल्व करना सीखा था ना, पूरे सिस्टम का मास ले लेते थे जब. अल्हम्दुलिल्लाह. Weight of the block is going to be 0.5 times 9.8. और इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे कि बेटा इसका वजन सिस्टम को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है. माइनस द फ्रिक्शन फोर्स वो है जो आपको फाइंड आउट करनी है. टोटल मास हमारे पास 0.2 प्लस 0.5 किलोग्राम्स हो गया, और एक्सेलरेशन हमारी 2 मीटर पर सेकेंड. This would give us the value of the friction force. 0.5 into 9.81 minus 0.7 times 2. ये हमारी फ्रिक्शन हो गया भाई 3.505, यानी अराउंड 3.5 न्यूटन्स. नहीं बेटा, आपको शायद याद होगा मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका ये सिखाया था इस सवाल को, कि आप पूरे इस सिस्टम को एक बॉडी ट्रीट कर लेते हो, तो उसमें अंदरूनी फोर्सेस को इग्नोर करते हो, बस आप एक्सटर्नली देखते हो कि भाई कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं जो इसको चला रही हैं और जो इसको अपोज कर रही हैं. नहीं बेटा, जरूरी नहीं बेटा केवल लार्जर मास कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो हैंगिंग मास है उसको लिया जाता है. बिल्कुल बेटा, टेंशन वाले तरीके से भी कर सकते हो, दोनों बॉडी के मासेस में अलग अलग इक्वेशन अप्लाई करें. नहीं बच्चे, इट्स नॉट डीज है ना, 3.5 आ रहा है ना हमारे पास सोल्यूशन. कहता है resultant force causes an object to accelerate which what is equal to the resultant force, the change in momentum of the object per unit time. सही, 8 का C हो गया. resultant force की डेफिनेशन है. बिल्कुल सुकैना, योर कॉन्सेप्ट इज राइट बच्चे ओवर देयर. जैनब करेक्शन देख लो, हो सकता है कि माइनस प्लस में गलती कर दी होगी. स्क्रीन लैग a lot. I am feeling that too. एक मिनट देना मुझे.
अब आवाज आ रही है बेटा मेरी? एक मिनट रुकना बेटा जरा। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? तो चलो सब करो, मेरा इंटरनेट एकदम से पता नहीं डिस्टर्ब हो गया था, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई, तो क्वेश्चन 9 पे हम आए थे। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर एंड रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। बिल्कुल बेटा मुआविया। What happens with the acceleration of the object when leaving the helicopter and reaching terminal velocity? Acceleration वो क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा 9.8 अपना, और जब टर्मिनल वेलोसिटी तो डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी उसकी एक्सेलरेशन। जब जंप लेगा उस वक्त तो 9.81 होगी, पर जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा उस तरह से आपकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, और इवेंचुअली जब वेट एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद सवाल आता है मोमेंटम का। टू बॉल्स ऑफ मास m and 2m ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, इनिशियल वेलोसिटी इज 2v and v, कोलिजन होती है, रिबाउंड करते हैं, m rebounds back with a velocity of v meters per second। ठीक है भाई, तो इसको मैं माइनस में लूंगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है ना। और 2m वाले की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो हमें नहीं पता, हमें लॉज ऑफ काइनेटिक चाहिए। तो लॉज ऑफ काइनेटिक निकालने के लिए पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा वो जो 2m का मास है उसकी कितनी वेलोसिटी बन रही है। And for that, you have to apply the law of conservation of momentum. Mass m, velocity 2v, mass 2m, velocity minus v, ये इसका आ गया, इक्वल्स मास m वेलोसिटी माइनस v, मास 2m, हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए v2 कह देता हूं मैं इसको। इसका मुझे नहीं पता कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मास आफ्टर कोलिजन। ये मेरा m1 था, ये मेरा m2। इट बिकम्स 2mv minus 2mv equals minus mv plus 2m into v2। अच्छा ये जीरो हो जाएगा, एम वी इक्वल्स टू एम इंटू वी टू, एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी टू बचेगा वी अपॉन टू। यानी जो इसकी वेलोसिटी है ये राइट की तरफ जाएगा बाय स्पीड ऑफ वी अपॉन टू। नहीं, अब जब आपके पास ये चीज पता चल गई ना, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चेंज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए भाई हम लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। नहीं बेटा, ये हमारी पॉजिटिव आ रही है क्योंकि ये माइनस एम वी जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा ये प्लस एम वी हो जाएगा।
मास मास कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये बच रहा होगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 4। तो हाफ प्लस 1/4 कितना बनता है? 0.75 यानी 3/4। ये फाइनल आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटीज रखोगे बच्चे, हाफ एम टू वी का स्क्वायर प्लस हाफ टू एम इंटू वी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/2 वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, ये हो गया 3 वी स्क्वायर। आपको लॉस चाहिए था, आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। 3/4 -3, ये बच जाता है बेटा माइनस का 9/4। क्या स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी ये थी कि आपने सबसे पहले ये ढूंढना था कि कोलिजन के बाद उन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज हो क्या गई, तभी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो मैंने सबसे पहले ये ढूंढ लिया कि कोलाइड होने के बाद मेरे मासेस की वेलोसिटीज क्या। इसके लिए मैंने इसको m1 और इसको m2 कह दिया, इनकी वेलोसिटीज को v1 और v2 कह दिया। ये राइट पे जा रहा था 2v के साथ तो इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव दिया, और ये लेफ्ट पे आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव साइन दे दिया। कॉलिजन के बाद वो कहते हैं कि m लेफ्ट पे जाना शुरू हो गया है v से, तो 2m की क्या स्पीड होगी? अब 2m की क्या स्पीड है ये मुझे निकालना पड़ा, ठीक। और उसको निकालने के लिए मैंने m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2 उनके मासेस में उनकी वेलोसिटीज रखी साइन का ख्याल रखते हुए, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2m निकाल ली कॉलिजन के बाद, जो कि b/2 आई। अब मेरा काम ये था कि मैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल, उसके लिए मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली अपने सिस्टम की। दो दो मासेस थे ना, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज हमको अलग अलग निकालनी पड़ी। इसकी अलग निकाली हमने और इसकी अलग निकाली। तो मैंने पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली भाई, सॉरी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाली फाइनल में, उसके लिए इनकी फाइनल फाइनल स्पीड रखी, और फिर इन दोनों की निकाली इनिशियल में, जिसमें मैंने इनकी इनिशियल स्पीड्स को रखा। तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर का ख्याल रखा गया, वेलोसिटीज में वही वेलोसिटी रखी जाए जो इनकी है। और इसी तरह इनिशियल में भी हमने यही काम किया। एक कोलिजन से पहले हमें पता हो कि उनकी स्पीड कितनी थी, तो हमें इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों मिल गई। फिर क्या था, हमें सिर्फ सबट्रैक्ट करना था ताकि हमें आंसर मिल सके। नहीं इब्राहिम बेटा, उस तरह से नहीं कर सकते थे, फॉर्मूला गलत हो जाता आपका। 1 मार्क के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, बिल्कुल ये करना पड़ता है भाई, क्या करें। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा शीट्स एक्चुअली, पीछे ब्लैंक स्पेसेस होती हैं वहां पे कर सकते हो। नहीं बेटा राफे, मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो जाती है इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर। डबल यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल सकते बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है वो भी टोटल मोमेंटम के ऊपर, एक बॉडी के मोमेंटम पे नहीं। अच्छा भाई, अब कहते हैं अब फोर्स F इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू अ डोर हैंडल, डिस्टेंस d, मोमेंट चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता ये होगा F cos 45 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो cos ऑफ 45 अगर देखा जाए तो √2/2 होता है, या 1/√2 भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए है मोमेंट, आप F इंटू डी लगा दो। फोर्स होगा F cos 45 टाइम्स d,
cos 45 is 1/√2 इंटू डी, यानी आंसर आपका ए बन जाएगा। ये तो आसान सा था। फिर उसके बाद मुझे कहता है अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ दैट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, perpendicular distance between the two forces d, product of a couple, product of one of the two forces and the perpendicular distance between them, यानी f into d। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आपको नजर आ रहा है। The diagram shows an experiment to determine how you bio students are going to do। इसका तरीका ये है, कैलकुलेटर पे ना ये नंबर डाल के देख लो, जिससे आंसर सेम आ रहा होगा समझ लो वही है। मुआविया ये कपल हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में किया था, जिसमें वो याद नहीं एक बड़ा सा सवाल था जिसमें कई कई पुलियां लगी हुई थी। इस तरह का फोर्सेस वाला सवाल था, यूं लग रही थी, एक ऐसे लग रही थी और फिर कोई ऐसे लग रही थी। उसका हमें क्वेश्चन सॉल्व करके रिजल्टेंट मोमेंट निकालना था, तो उसमें हमने किया था वो कपल मोमेंट। अब यहाँ पे एयर फ्लो का क्वेश्चन आया भाई, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। बॉल इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ वेट 0.15 न्यूटन। इस बॉल का वेट 0.15 न्यूटन आ रहा है भाई, और इस बॉल के इस वजन की वजह से इसमें एक टेंशन आ रही होगी, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये एंगल 30 है, और इसका हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो ऐसे इक्वेट करा होगा एयर फ्लो को। अगर आपको फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एयर फ्लो चाहिए, तो आपको टी साइन थीटा निकालना पड़ेगा। अब टी तो है नहीं, तो टी के लिए हम वर्टिकल यूज कर लेंगे। टी कॉस थीटा को 0.15 के इक्वट करेंगे, और यहां से अपॉन कॉस 30 करके 0.173 न्यूटन्स ये उठा के डाल देंगे यहाँ पे। हमेशा याद रखो बच्चों, इक्विलिब्रियम में जब भी सवाल आ जाए तो हमेशा अपने पास फोर्सेस को इक्वेट करने निकल पड़ना। तो ये हमारा आंसर बी बन जाएगा। कहते हैं भाई टू सॉलिड सिलेंडर्स ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई आर हेल्ड फुली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वॉल्यूम। मेरे बच्चों अक्लमंदी का तकाजा यह है, ये जुमला पढ़ता ही एक चीज समझ जाओ, अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो सेम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा इन्होंने। और अगर सेम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है तो इन पे सेम अप थ्रस्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा अप थ्रस्ट फोर्स जो है इट्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है तो पानी में आने पे इन्होंने सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया होगा, तो अप थ्रस्ट फोर्स इन दोनों पे सेम आ रही होगी इस वक्त। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको उसने स्टेटमेंट डाली। ये स्टेटमेंट आपके लिए मिसलीडिंग है, या आपको धोखा देने के लिए। काम की बात शुरू में ही हो गई, और अब वो पूछता है द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वाई। ये बात गलत है, क्योंकि एक्स का टॉप सरफेस डेप्थ में छोटा है, वाई के टॉप सरफेस की डेप्थ ज्यादा है, तो उसके टॉप सरफेस पे ज्यादा फोर्स पड़ रही होगी, एक्स के टॉप सरफेस पे रिलेटिवली कम। Pressure difference due to the liquid between the top and bottom surface of X is the same as that of Y। नहीं, प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं है, ये बात भी गलत है, क्योंकि X में लेवल्स में फर्क ज्यादा है तो डिफरेंस ज्यादा बड़ा है, Y के अंदर लेवल्स में फर्क कम है तो डिफरेंस रिलेटिवली थोड़ा। हाँ, the upthrust acting on X is the same as the upthrust acting on Y। सी हमारा एक्चुअल आंसर।
thrust acting on x is equal to thrust acting on y. बच्चे प्रेशर डिफरेंस का ताल्लुक डेल्टा एच से होता है, रॉ जी डेल्टा एच होता है ना, तो डेल्टा एच में मेरे बच्चे इसमें हाइट्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनमें इतना नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि अभी प्रेशर डिफरेंस इस पे ज्यादा है, इस पे कम है। और वेट ऑफ एक्स इज द सेम एज वेट ऑफ वाई, नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम सेम है और उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाई की, तो वाई का खुद का वेट ज्यादा होगा ना बेटा, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वाई का मास ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होने की वजह से वाई का वेट ज्यादा हो जाएगा। अब आता है भाई, इलेक्ट्रिक कार travels at a constant speed of 70 kilometers per hour for 80 kilometers on a straight horizontal road and uses energy from its battery. The total resistive force acting on the car is proportional to the speed of the square. Assume that the electric motor is a 100% efficient motor. How much energy is used from the battery when the car travels at a constant speed of 60 kilometers per hour for 80 kilometers on a straight horizontal road? कह रहा है कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी इस। अच्छा अब देखो, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और एनर्जी यूज की उसने ई के बराबर की। ये एनर्जी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए थी, इसका मतलब इसकी बैटरी से सारी एनर्जी is being lost as heat, which is equals to the work done against resistive force. कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है ना, इसका मतलब बैटरी से जितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो सब रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने के अंदर जाया होती चली जा रही है। वो कहता है हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम द बैटरी व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60। तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि भाई हमारे पास अभी कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, हम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और फोर्स फाइंड आउट करके उसके बाद फिर वर्क डन निकाल लेंगे। क्योंकि अभी अगर 70 किलोमीटर पर आवर पे देखो ना बच्चे, ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पता करना, एक मिनट रुकेगा बच्चों। अच्छा भाई, तो 70 किलोमीटर पर आवर पे अगर आप देखते हो तो मैंने कहा कि जो वर्क डन है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के। वर्क डन की जगह मैंने एनर्जी पुट की यहाँ पे, फोर्स एफ और डिस्टेंस 80 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गई ये अपॉन 80। अच्छा ऐसे ही अब क्योंकि फोर्स हमारी स्पीड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, स्पीड के स्क्वायर से प्रोपोर्शन में चलती है, तो अब वो बात करें कि भाई अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर पे चले जाएं, अब यहाँ पे लाजमी बात है भाई, फोर्स क्योंकि स्पीड के स्क्वायर से है, तो मैं कहूंगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे जब स्पीड थी 70 तो फोर्स थी एफ, और 60 तो फोर्स कितनी होगी भाई एक्स, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं मतलब ये आ रहा है 0.735। और वो उसका तो आज निधन आके गिरा, ये आप समझ लें आपके पास फोर्स आ गई। अब आप वर्क डन निकाल लो बेटा, ऑनलाइन भी बेहतर रहेगा, 0.735 है टाइम्स 80
और यहाँ से अब आप फोर्स की जगह E/80 रख देना। तो यहाँ पे 0.735 एफ के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे E/80। यहाँ से इसको कैंसिल किया 0.735 ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। देखो जरा इसको एक नजर।
अच्छा भाई, अब आप लोगों का मैं जरा एक क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखो मेरे बच्चे, उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की, और वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है स्ट्रेट रोड की, और जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो ई के बराबर थी। उस दौरान जो टोटल रेजिस्टिव फोर्सेस उस पर लग रही हैं, बताया जा रहा है कि वो फोर्स स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है। मीन्स अगर स्पीड कम होगी तो रिक्वायर्ड फोर्स भी कम हो जाएगी, वर्क डन भी कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो रिक्वायर्ड फोर्स और वर्क डन भी इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल बेटा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसी तरह नो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मींस व्हाटएवर वर्क यू डू, ऑल ऑफ दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब सारा वर्क जो कर रहे हो, आपका इंजन जो भी काम कर रहा है, उससे ना काइनेटिक बढ़ रही है ना काइनेटिक कम हो रही है, बस वो सारा आपका वर्क फ्रिक्शन फोर्सेस को ओवरकम करने में लग गया, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो। कहते हैं हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम द बैटरी व्हेन इट कैन ट्रैवल द कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60। तो मैंने ये देखा कि भाई मुझे इस वक्त पता है कि जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल हीट की फॉर्म में जाया होते हुए, यानी वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स के तौर पे हो रहा था। मुझे इस बात का इल्म हो गया। अच्छा, अब जब इस बात का मुझे इल्म हो गया, तो अब मैंने ये सोचा कि चलो क्यों ना मैं वर्क डन की सूरत में इस चीज को फाइंड आउट कर लूं। तो मैंने बोला भाई ऑल राइट, 70 किलोमीटर पर आवर पे जो वर्क डन हुआ था, अगर मैं उसको एफ इंटू डी से निकालूं, तो फोर्स थी एफ, डिस्टेंस था 80 किलोमीटर का, और जो एनर्जी, लाजमी बात है जो वर्क हुआ वो एनर्जी ई के बराबर। तो मैंने वर्क को एनर्जी ई से इक्वेट कर दिया। टोटल रेजिस्टिव फोर्स इज लाइक प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर ऐसा ही है तो हम अगर अपनी फोर्स को देखें, तो हमारी हमने फोर्स निकालने के लिए यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर लिया। मैंने ये कहा कि भाई फोर्स एफ थी, अगर स्पीड 70 थी, तो अभी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर हो गई है, तो हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। यानी ये फोर्स समझ ले एक तरह से वो है जो आपके इंजन ने प्रोड्यूस की है, और ये वो भी कह सकते हैं आप जो फ्रिक्शन के तौर पे आपकी बॉडी पर लग रही है। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और आपको यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो है वो हासिल हो गई। जब फोर्स हासिल हो गई आपको, अब आप दोबारा से वर्क कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ। सही है, आप चाहो तो यहाँ तो यूनिटरी पे लगा सकते हो। अब कहते हो क्या, जब फोर्स एफ थी तो वर्क डन ई के बराबर था, अभी फोर्स 0.735 एफ है, तो वर्क किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर आंसर निकाल लिया आपने। उसके बाद एफिशिएंसी पूछ रहे हैं आपसे, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, ये तो सी हो गया आपका आंसर। कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं ना, देखो जिसमें 1 मिनट भी नहीं लगा हमें, सबने पढ़ा और सॉल्व किया। इक्वल्स एमजीएस की इक्वेशन डिराइव करनी है। कौन सी चीज का कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई, वर्क डन का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है यहाँ पे। तीन स्प्रिंग्स हैं आइडेंटिकल, एक जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट वाले। लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट बी होगा, क्योंकि भाई जितने सीरीज में लगाते हैं तो स्प्रिंग स्टिफनेस गिरती है, पैरेलल में लगाते हैं तो स्टिफनेस बढ़ती है। हमारा आंसर बी बन जाएगा, पैरेलल में लगाने से स्टिफनेस ज्यादा हो गई है। एफ एक्स ग्राफ गिवन है, विच रॉक could identify the label x y and z। जी तो आपका इलास्टिक लिमिट है, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपका आंसर बी या डी में से कोई एक हो सकता है। एक्स आपका इलास्टिक रीजन है, तो आंसर सीधे सीधे डी हो गया यहाँ पे भी। और वाई आपका प्लास्टिक रीजन है। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन, एक्स और वाई में कितना फेज डिफरेंस। मैंने कहा था हर क्वार्टर 90 90 डिग्री का होता है, तो 90 180 270 का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि 3 क्वार्टर्स आ रहे हैं आपके पास बिटवीन एक्स एंड वाई। एक क्वार्टर ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ट्रांसवर्स वेव के बारे में वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बाद बताई जाती है। कहते हैं ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द रोप विद डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। ठीक है भाई, वेव आगे जाती है तो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद टाइम के बारे में आपको बताना है।
पार्टिकल लेबल्ड इज एक्स। अच्छा, सबसे पहले जब ये वेव आगे जाएगी पार्टिकल नीचे जाएगा, तो ग्राफ को नीचे जाना चाहिए। सही है, तो ग्राफ को नीचे जाने के लिए आपके पास तो एक सी ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे बस, जिसमें पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है और नीचे जाने वाला है। तो ये आपका आंसर तो सीधा सीधा सी हो गया, क्योंकि बिहाइंड मैंने कहा था ना, वेव के पीछे देखा करो क्या मौजूद है। जैसे वेव पीछे होगी उसी की तरह से आपको जजमेंट करनी है उस चीज की। लेकिन इसमें एक चीज और देखी जा सकती है। The graph shows the variation with the displacement of the particles of the rope with the distance in the direction of travel at t equals to, हाँ t equals to 0 पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू करना पड़ेगा। ग्राफ में बेटा t इक्वल 0 पे पॉइंट x जो है ना वो अपने मीन पोजीशन पे है, तो हमारे पास भी पार्टिकल जो है ना वो मीन पे होना चाहिए टाइम 0 पे, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 दिखनी चाहिए, तो इसलिए बी और डी रिजेक्ट हो गए। अब x नीचे की तरफ जाएगा, जिस बात का प्रूफ है कि उसके पीछे एक ट्रफ बना हुआ है, इस वजह से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया कि भाई पहले ट्रफ बनेगा उसके बाद क्रेस्ट बनेगा। उसके बाद आपके पास अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत 2023 में भरपूर रिपीट हुए हैं भाई। साउंड हैज अ स्पीड ऑफ 340 एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 480, ऑब्जर्वर हियर्स दिस। स्पीड ऑफ साउंड निकालने सोर्स चाहिए, डॉपलर का फॉर्मूला लगाओ भैया। सवाल है डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर का, यानी बेटा सवाल है अप्रोच का, तो हम माइनस लगाएंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 650 है, स्पीड ऑफ द सोर्स चाहिए हमको, स्पीड ऑफ द वेव 340 है, और ये 480 हर्ट्ज है। यहां से हम वी एस ढूंढ सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा भाई 340 ओवर 650 टाइम्स 480। ये आंसर आ गया हमारा 340 माइनस आंसर 88, यानी 89 मीटर्स पर सेकेंड। ये आंसर हो गया हमारा। अल्लाह करे इससे ज्यादा आसान आ जाए तुम्हारा भाई। Student is investigating two electromagnetic waves x and y in a vacuum. Wave x has a wavelength of 5.2, wave y has a frequency of this. Principal regions of the electromagnetic spectrum. इसके लिए आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। 4 से 7 के दरमियान में तुम्हारा x वेवलेंथ देखो तो लाइट की डोमेन में लाई कर रहा है। अगर लाइट की डोमेन में देखा तो x इज विजिबल लाइट, तो लाजिम बात है अगला हैज टू बी माइक्रोवेव, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पोलराइजेशन का सवाल है, कहता है कि भाई हमने पहला फिल्टर लगाया, सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ सेकंड फिल्टर इज 45 डिग्री, so the transmission axis of the first filter। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फिल्टर, दिस इज योर सेकंड फिल्टर। सही है, लाइट पहले कहीं से भी जाए खैर का फर्क तो पड़ता नहीं है। पहले वर्टिकली पोलराइज हुई, फिर 45 डिग्री में पोलराइज हो गई, तो हमें पता है हमने कॉस स्क्वायर्स को ही मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली, कि भाई यहाँ से इंटेंसिटी दाखिल हुई और उसके बाद जो निकली उसके बाद फिर कुछ और ट्रैवल होके गई। तो ये तो दिस इज आई नॉट, यहाँ से निकलेगी तो इट विल बी I1, यहाँ से गुजरेगी इट विल बी आई। तो यू गाइज वुड रिमेम्बर ना चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, आई थॉट यू कॉस स्क्वायर थीटास को मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो आई ओवर आई नॉट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2। दोनों की इंटेंसिटी यानी कॉस स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एंगल एंगल दोनों के फिल्टर के दरमियान में होता है दूसरा वाला। जैसे पहला वाला एंगल अगर आप देखो प्लेन पोलराइज लाइट है, वर्टिकली पोलराइज हुई भी है, तो उसके लिए एंगल 45 डिग्रीज है। अगली बारी लाइट वर्टिकल है तो उसके लिए भी ये 45 डिग्री के लिहाज से ही जा रहा होगा। ये वर्टिकल है ना, और इन दोनों के दरमियान में बल्कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री ही जाएगा।
ये है थोड़ा सा मजेदार सवाल, जिस हम करके देखते हैं ऑप्शन सही आ रहा है यार। 0.25 आई नॉट अपॉन 4, तो आंसर हमारा सी होना चाहिए इस चीज का। ठीक, दोनों फिल्टर्स के लिहाज से हमने एंगल देख लिया। बस ये चीज याद रखना बेटा, कॉस स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है पोलराइजेशन में, जब आपको दो दो तीन तीन फिल्टर लगा दिए जाते हैं। और एंगल्स, अगले फिल्टर्स होता है उसमें दोनों फिल्टर्स के बीच का एंगल देखा जाता है। बेटा बात एक ही है, मैं होल स्क्वायर लिखूं या कॉस स्क्वायर 45 लिखूं, बात एक ही होती है, कैलकुलेशन करते हुए होल पे ही स्क्वायर करना पड़ता है। फिर हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव, सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बनती है, वी ऑल नो दैट। अली उन्होंने नंबरिंग अलग किया था कि बच्चा परेशान हो, उसे लगे कि लाइट पहले फिल्टर से दूसरे फिल्टर में अलग तरीके से जा रही है, और कुछ भी नहीं है, काम एक ही हुआ है। वेवलेंथ मांगी गई है आपसे, तो वी नो कि भाई यहाँ पे दिस इज द वेव जो कि फॉर्म हुई भी है। नोट्स एंड एंटी नोट्स, तो अगर आप काउंटिंग करो बच्चे इसमें, हाफ, 1, 1.5 and 1.75, I've got 1.75 lambdas in 2 meters, so I can tell what is the wavelength, 2 upon 1.75, this becomes 1.14, दो significant figures में answer becomes B. Teacher is explaining diffraction. Which piece of apparatus is most appropriate for the teacher to use demonstration of diffraction? Ripple tank सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि रिपल टैंक में वो स्लिट को बना के डिफ्रैक्शन दिखाने का काम कर सकते हैं। बाकियों में डिफ्रैक्शन नहीं शो की जा सकती, रूप वगैरह में नहीं हो पाएगी डिफ्रैक्शन। कोहेरेंट लाइट ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ इज इंसिडेंट नॉर्मल इन अ डबल स्लिट, interference fringes are formed, slit separation of the slit is varied, separation of the slits is varied, a change किया जा रहा है। वेरिएशन विद x, फॉर्मूला हम सबको पता है, lambda d अपॉन a, बच्चे इट्स अ प्योर इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ तो ऐसा होता है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व, हमने उस चीज को सेलेक्ट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स मांगते हैं इसके अंदर, वेवलेंथ 690 है और 300 लाइंस पर mm है। फॉर्मूला चंदा आप सबको पता है, एन लैम्डा डी साइन थीटा होता है। हम यहां से n निकालेंगे, d के लिए थोड़ा यूनिटरी मेथड लगेगा। 1 मिलीमीटर यानी 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर पे अगर 300 लाइनें हैं, ऐसे कह लो तो भाई if there are 300 lines in 1 exponent -3 meters, then one line will be of x meters, क्योंकि d is the length of one line, right? हमारा ये x हो जाएगा 1 exponent -3 divided by 300। तो मैं d की जगह डायरेक्टली लिख रहा हूं, पर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूंगा। साइन 90 रखा जाता था अपॉन द वेवलेंथ, wavelength was 690 nanometers, this would give us the value of n, so it will be 1 exponent -3 divided by 300 lines times sine of 90 upon 690 exponent -9, n मेरे पास आ गया 4.8। इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर, वो आखिरी ऑर्डर होगा जो आपको दिखेगा। तो अगर आप टोटल नंबर की बात करते हैं तो हम उसको 2n + 1 से लिखते थे कि भाई 4 on this side, 4 on this side, 1 in the middle, 4 to the 8 + 1, 9 bright spots will be seen on the screen over here. Sort of a repeated question. A fine mist of oil droplet is sprayed into the air. As the oil droplet leaves the nozzle of the spraying device, they can become electrically charged. What is not a possible value for the charge on the oil droplet? Oil droplet पे कौन सा चार्ज नहीं हो सकता? वो ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि oil droplet cannot have a charge which is not a multiple of 1.6 exponent -19 coulomb.
देखिए किसी भी चीज पे जब चार्ज आता है तो उसकी वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स का मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि उस पे या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो या तीन या चार या पांच। उस पे कोई फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता कि यार 2/3 इलेक्ट्रॉन आ गया भाई उसकी बॉडी के ऊपर, तो यू कैन हैव अ 2/3 ऑफ अ चार्ज। ये चीजें नहीं हो सकती। इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो ये भी मल्टीपल था, ये भी मल्टीपल था। जीरो भी पॉसिबल है कि भाई चार्ज नहीं हुआ, फॉर इंस्टेंस कि भाई चार्ज नहीं हुआ, ये भी पॉसिबल हो सकता, लेकिन 1 एक्सपोनेंट माइनस 19 पॉसिबल नहीं। एलिमेंट्री चार्ज मेरे बच्चे आपके फर्दर स्मॉलर चार्ज में थोड़ी डिवाइड होता, वो तो सिर्फ आपके कोर्स के अंदर के हालात होते हैं जिसके अंदर आप कह देते हो उसको, अदरवाइज तो किसी भी बॉडी पे चार्ज 1.6 से छोटा नहीं होता, और ना इतना बड़ा हो कि भाई होल नंबर का डिफरेंस ना है। या तो 1.6 होगा या 3.2 होगा या 4.8 होगा या 6.4 होगा या 8.0 होगा, ऐसे ही चलेगा। होल नंबर मल्टीपल्स होते हैं चार्जेस हमेशा। सर्किट दिया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर डिसिपेटेड ओवर हियर इज 7.2 watts and the circuit has a current of 3 amperes. The variable resistor is adjusted so that the power dissipated in X decreases by 50%. Power half हो गई। न्यू करंट कितना होगा? बट अच्छा बच्चों, मेरे पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर। एक्स की रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो पावर और करंट का स्क्वायर हुआ है आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे 7.2 वॉट्स अगर 3 एम्पेयर्स पे आ रहे थे, 50% डिक्रीज हो गई, 3.6 वॉट्स हो गई होगी। तो अभी कितना करंट होगा? यहां से आप निकाल सकते हो उस चीज को। ओ इंक्रीजेस बाय 50%, ठीक है सॉरी। तो इसका 1.5 कर लेता हूं मैं, 11.25। 50% बढ़ा दिया मैंने इसको, तो यहां से हम निकाल लेते हैं इस चीज को। तो जनाब वाला ये हो जाएगा 11.25 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 7.2, 14.0 यानी 14 एम्पियर्स। A potential difference across a metal wire is kept constant. अंडर रूट नहीं करेंगे। ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 3.75। अच्छा देखो यहाँ मैं भंड कर गया भाई। मेरा वाला एमसीक्यू गलत हो जाने वाला। चलो चलता है, 40 में से 39 आएंगे अब मेरे। अच्छा उसके बाद भाई कहते हैं the PD across a metal wire is kept constant. Length and dia of the wire are both varied. The type of material is kept constant. How is the current of the wire related to length and d? अब देखिए रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का डायरेक्ट है, और डायमीटर के स्क्वायर के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स है। करंट का इनका उल्टा रिलेशन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्स। तो मैं कह सकता हूं I is inversely proportional to L and I is directly proportional to D square. So I is inversely proportional to L and directly proportional to D square, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट आर रिलेटिवली इनवर्स। उसके बाद कहता है the student sets up a circuit. The circuit diagram shows how positive and negative terminals of a voltmeter are connected to the circuit. Voltmeter has an initial reading of that is positive, ठीक है, which change if any in the temperature and light would cause the voltmeter reading to decrease. Voltmeter reading decrease होनी चाहिए। अब वोल्टमीटर डिक्रीज रीडिंग डिक्रीज होने के लिए देखो, आपके पास मैंने कहा था ना कि या वोल्टमीटर की जो रीडिंग है या तो इन दोनों वोल्टेजेस का फर्क होता है या इन दोनों वोल्टेजेस का फर्क होता है। सही है, आप डिफरेंस लेते हो तो आपको वोल्टमीटर रीडिंग मिलती है ना। तो मेरे बच्चे
आपको रीडिंग डिक्रीज करनी है तो ये डिफरेंस कम हो जाना चाहिए. लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4. V2 लाइट के टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन है, तो मैं कह सकता हूं भाई क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का इन्वर्स होता है तो इसके वोल्टेज के साथ भी टेम्परेचर का इन्वर्स चलेगा. तो मुझे V1 को डिक्रीज करना है और V3 को भी डिक्रीज करना है ताकि इनके दरमियान का फर्क जो है वो कम हो जाए. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो V2 बढ़ेगा, और जब V2 बढ़ेगा तो V1 डिक्रीज कर जाएगा. एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है. पहला ऑप्शन अगर हम देखें, बल्कि ये मैंने जैसे भी बोला भाई मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो उससे V2 बढ़ जाएगा, ज्यादातर वोल्टेज इसको मिलेगा थर्मिस्टर को, और V1 को कम वोल्टेज मिलेगा. और दूसरी तरफ LDR लगा हुआ है, इसका भी वोल्टेज का लाइट इंटेंसिटी से इनवर्स प्रोपोर्शन है. इसमें लाइट को बढ़ाओ ताकि यहाँ पे आने वाला वोल्टेज कम हो. अच्छा, ऐसे कॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो जो कॉम्बिनेशन इसने दिए हुए हम इसी पे काम करने की कोशिश करते हैं. कहता है टेम्परेचर बढ़ाएं और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएं. देखिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा और V1 कम हो जाएगा. लाइट इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, नहीं सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा. हाँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो V2 डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है. रेजिस्टेंस कम होती है तो वोल्टेज गिरता है. तो नहीं, इससे V1 बढ़ रहा होगा, तो ये तो नहीं हो सकेगा. मुझे डिफरेंस रिड्यूस करना है उसका. टेम्परेचर को चेंज ना करूँ, लाइट इंटेंसिटी को कम करूँ. लाइट इंटेंसिटी को कम करने से अगेन वोल्टेज बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा. नहीं, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो इससे V2 बढ़ेगा और V1 कम होना शुरू हो जाएगा. और इसको चेंज नहीं करते, हाँ, इससे डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा. LDR को वहीं रहने दो कि लाइट इंटेंसिटी को मत छेड़ो, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू को कम करो ताकि LD आपके थर्मिस्टर पे ज्यादा वोल्टेज आए और ऊपर वाले रेजिस्टर को कम वोल्टेज मिले, ताकि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम से कम हो जाए. वोल्ट मीटर इज मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बेटा. और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जब भी कभी हमें वोल्टेज चाहिए होता था बिटवीन टू पॉइंट्स इन दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उन पॉइंट्स के पीछे जो रेजिस्टर्स हैं उनके वोल्टेजेस को माइनस कर लिया करते थे. तो अगर मुझे वोल्ट मीटर रीडिंग का ड्रॉप देखना है तो उसमें इन दोनों पे आने वाले वोल्टेजेस में डिफरेंस कम होना चाहिए. तो डिफरेंस कम करने का एक रास्ता ही है, तो इसको कम कर दो या इसको कम कर दो. हमने बोला भाई ऐसे ऑप्शन कौन से हैं जिसमें किसी ना किसी वोल्टेज का कम ड्रॉप आ रहा हो V1 या V3 में से. तो ऑप्शन सी में था कि उस हरकत से V1 कम हो रहा था जिससे आपका डिफरेंस डिक्रीज हो जाए. 34 में क्या कहते हैं भाई? Some resistors in a battery of EMF E and negligible internal resistance are connected in series as shown. Which statement is correct? EMF across each resistor equal EMF across each resistor. जुमला पढ़ते ही मैंने कैंसिल कर दिया तो होता ही नहीं. Potential difference across each resistor is equal to the EMF of the battery. ये बात भी गलत है. Sum of potential differences.
सम ऑफ ईएमएफ सम ऑफ पीडी अक्रॉस रेजिस्टर्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, डी आंसर है यार। ये तो बहुत ही हलवा सवाल आया था, ये तो सिंपल सीरीज के बारे में पूछ रहा था। Kirchhoff first law is a consequence of conservation of physical quantity। Kirchhoff first law जो है वो आपके पास चार्ज की कंजर्वेशन होती है। उसके बाद एक सर्किट दे दिया, टोटल रेजिस्टेंस मांग रहे हैं। हम सब जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला, जब सेम रेजिस्टर्स हो तो आर अपॉन एन करके निकाल सकते हैं हम। 6 रेजिस्टर्स हैं, ये 3 लगे हुए हैं, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम्स हो गई 6/3 करके। ये 1 2 3 4 5 6 है, तो 6/6 इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 1 ओम हो गई, और इसी तरह से इसकी भी कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम्स हो गई। तो मैं समझ गया कि भाई 2 ओम 1 ओम एंड 2 ओम्स, तो यहाँ के पास हो गया 5 ओम्स। 36 का आंसर भी हो गया। Circuit shown in the battery of negligible internal resistance connected in series with a pair of fixed resistors R1 and R2. The circuit is to be used to test whether the EMF of a particular cell is 1.5 or not. Cell is connected between the terminals X and Y, parallel to resistor R, in series with a galvanometer. अब बेटा 60 और 20 के हिसाब से ये 6 वोल्ट्स डिवाइड हुए होंगे, तो आप ये देख सकते हो अभी कि 80 ओम्स पे अगर 6 वोल्ट्स आ रहे हैं तो 20 ओम्स पे x आ रहे होंगे। तो यूनिटरी से आपने सॉल्व किया, 20 इंटू 6 ओवर 80, ये आ रहा है 1.5 वोल्ट्स। इस पे आ रहे हैं इस वक्त 1.5 वोल्ट्स। तो ये चेक भी यही करना चाहता है कि भाई ये बैटरी 1.5 है कि नहीं। अगर ये है 1.5 वोल्ट्स की, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 हो गई होगी आपकी। तो भाई एनी नॉन जीरो रीडिंग मींस, नहीं ऐसा नहीं है। बैटरी डज नॉट नीड टू हैव एन ईएमएफ ऑफ 6, बैटरी नीड्स टू हैव एन ईएमएफ ऑफ 6। भाई ये बात गलत लिखी हुई है। बैटरी 6 वोल्ट की होगी तभी इस पे 1.5 आएगा रेजिस्टर, और तभी आप बैलेंस कर सकोगे। अगर बैटरी किसी और वोल्टेज की होती, आप 1.5 हासिल नहीं कर सकते थे यार। द सेल मे बी कनेक्टेड आइदर वे राउंड, ये बात भी गलत है। आपको शायद याद होगा, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स फेस करने चाहिए थे ताकि आप करंट को बैलेंस कर सको। गैल्वेनोमीटर डज नॉट नीड अ स्केल कैलिब्रेटेड एम्पीयर्स। हाँ ये बात जरूर है, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू मेजर द करंट, यू जस्ट नीड टू चेक कि यार आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नीडल 0 करंट शो कर रही है, हमारी कंक्लूजन हो जाएगी, हमें कुछ और करने की नीड नहीं है उसमें। कहता है two nucleides are different isotopes of the same element, which statement about the nucleides is correct? Isotopes हैं तो प्रोटॉन नंबर सेम होगा, पर मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। तो न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, क्योंकि मसला ये है उसके अलावा जितनी उसने बातें लिखी हैं वो सारी बातें गलत लिखी हुई हैं। क्योंकि भाई डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहोगे तो आइसोटोप कैसे हो सकता है। सेम न्यूक्लियॉन नंबर होना भी जरूरी नहीं होता, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आइसोटोप कैसे क्रिएट होगा। न्यूट्रॉन्स को डिफरेंट होना जरूरी होता है। 39 पे कहता है भाई चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहे हैं, आर है हमारे पास ये, चार्ज ऑन अ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ अ पार्टिकल। कहता है द वैल्यू ऑफ आर इज डिटरमिन्ड फॉर अल्फा बीटा एंड अ प्रोटॉन। अच्छा भाई, विच लिस्ट शोज द पार्टिकल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेशियो। तो देखिए इंक्रीजिंग रेशियो के लिए अगर आप अल्फा की बात करते हो, अल्फा पे चार्ज है 4e का, और अल्फा पे चार्ज है 2e का, और मास है 4u का। सही है। इसी तरह बीटा की अगर आप बात करते हो, बीटा पे चार्ज है सिर्फ e का, और मास तो बहुत छोटा होता है उसका, 9.11 एक्सपोनेंट -31। सबसे बड़ा क्यू अपॉन एम रेशियो इसी का नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि इतना छोटा मास है कि सबसे ज्यादा इसी का जाएगा। अब प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, और मास होता है यू। तो अल्फा का जो क्यू अपॉन एम रेशियो निकल रहा है वो प्रोटॉन का आधा है, अगर आप गौर करें तो। अल्फा का जो ई अपॉन एम रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो है, वो प्रोटॉन का आधा है। प्रोटॉन का चार्ज ई, मास यू, अल्फा का चार्ज 2e, मास 4u।
जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये E/2u बच गया मेरे पास, जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि हाँ यार प्रोटॉन का हाफ है इसका रेशियो। तो सबसे ज्यादा चार्ज रेशियो बीटा पॉजिटिव का है, सही है, उससे कम प्रोटॉन का है, और सबसे कम अल्फा का है। अल्फा हैज द स्मॉलेस्ट। फिर कहते हैं विच कॉम्पोजिशन ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क फॉर्म्स अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में एक अप और दो डाउन क्वार्क्स होते हैं, तो आंसर सी हो गया उसका। ठीक है भाई, तो ये पेपर आपका हो गया, इतना बड़ा कोई हैवी पेपर था नहीं, मुनासिब पेपर था, बर्दाश्त के काबिल था, हमने अटेम्प्ट भी कर लिया। ठीक है भाई, तो आज के लेसन ईद तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल भी एक पेपर कर लेंगे इसी तरीके से। ख्याल रखना बच्चों अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।